टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। आज से मैं एक नया बोल सकते हैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बैंकिंग के लेकर सब टर्मिनोलॉजीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेब्ट्स, टाइप्स ऑफ बैंकिंग की हिस्ट्री सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो आज ये टॉपिक ले रहा हूँ बैंकिंग से रिलेटेड, वो है टाइप्स ऑफ चेक्स जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये प्रेजेंट करेगा एज यूजुअल एजुकेटर शोभिक मैत्र। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अचीवमेंट सेक्शन अगर आप लोग नए यूज़र है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले क्या आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब मी, इट एब्सोल्युटली कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवेज के, इंश्योरेंस के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा लिखा है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू बैंक है। पर ऐसा नहीं है बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, रेलवे में भी बैंक के क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी आता है, इंश्योरेंस में भी आ सकता है, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल। अभी ये लर्न विद शोभिक जो लिखा है ये थोड़ा चेंज हो गया, मैंने अपग्रेड किया है, क्योंकि अगर हम लिखें लर्न विद शोभिक लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। तो आप लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए ये लर्न विद शोभिक मैंने चेंज करके कर दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। सेम ही चैनल है, मतलब लर्न विद शोभिक, बट वो नाम चेंज कर हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें ज्वाइन करने से आप लोगों की इस वीडियो की नहीं, आने वाले वीडियो, पिछले वीडियो सबकी पीडीएफ आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अन अकेडमी के प्लस सेक्शन ज्वाइन करने के लिए, वो आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ ये रेफरल कोड यूज़ करना होगा, उस पर आप लोगों को ऑसम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अन अकेडमी प्लस सेक्शन कोर्स के लिए, बीट बैंकिंग, बीट यूपीएससी, बीट रेलवे, एनीवेयर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली लेसन पे आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ चेक से पहले हम बोल लेते हैं क्या लिखा है इंग्लिश पे। जैसे चेक क्या होता है, बेसिकली एन ऑर्डर गिवन बाय कस्टमर टू हीज और आवर बैंक टू पे समवन। ये समवन हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिविजुअल। जैसे हम लोग एलआईसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या, जैसे तरह किसी इंडिविजुअल को पे कर सकते हैं चेक टू पे एसलेटेड एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी आपके अकाउंट से, रिटन ऑन ए स्पेशली प्रिंटेड पेपर। अगर आप लोग के पास एक चेक है तो प्लीज़ आप लोग उठा लीजिए। ठीक है, मेरे पास भी एक चेक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इजीली। ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पाएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा बैंक का नेम लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट पे अगर जाएंगे तो इसमें डेट लिखा रहेगा, डी मंथ और ईयर। नीचे जाएंगे तो पे लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर लिखा रहेगा और बेयरर। नीचे कितना अमाउंट है वो फिगर्स में लिखना पड़ेगा, और इधर लिखना पड़ेगा रूपी, पे के नीचे रुपीज़ मतलब वर्ड्स पे लिखना पड़ेगा। इधर अकाउंट नंबर लिखा रहता है, सेविंग्स अकाउंट नंबर। और नीचे आप लोग देख पाएंगे एकदम बॉटम पे, इस साइड पे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा आप लोग MICR कोड जो 8 डिजिट का होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आप लोगों को जानना MICR क्या है तो मेरे आगे वाले लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा, तब मैं इन डिटेल्स में MICR कोड क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। और नीचे यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करने के लिए रहेगा, जहाँ आप लोगों को सिग्नेचर करना होगा। नया नया चेकबुक जो इशू होता है उसमें आप लोगों का नाम प्रिंटेड रहेगा, जॉइंट होगा तो दोनों बोथ का नाम, और सिंगल होगा तो सिंगल नाम रहता है। और पुराने जो चेकबुक है उसमें आप लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे नाम प्रिंटेड है ऊपर पर आप लोग ऐसे ही साइन कर सकते हैं, नहीं तो नाम के ऊपर साइन करना रहेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक चेक का, नॉर्मल एंटी डायरेक्ट चेक के बारे में बोल रहा हूँ। और भी और कुछ है इन बिटवीन, जैसे यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस, उसका CBS कोड, IFSC कोड, ये सब भी लिखा रहता है। CBS जैसे बोलते हैं हम लोग कोर बैंकिंग सोल्यूशन, तो CBS क्या है। और चेक का एक पोर्शन यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वह है अभी जो चालू है, मतलब 2010 से शायद चालू हुआ है CTS, चेक ट्रांसफर सिस्टम। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बोलूँगा, इस पर नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे यह टाइप ऑफ चेक का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैनुअल भी आप लोगों को समझा दिया चेक कैसे दिखता है। ये एक्चुअली है एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, अदरवाइज अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड, क्योंकि कभी कभी चेक जो होता है ना नॉन नेगोशिएबल भी होता है। नेगोशिएबल मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लोगों के लिए रेफर किया है चेक, मतलब पे टू समवन, पे टू सम लिखा हुआ है,
अगर आप चाहे तो इस चेक को ट्रांसफ़र कर सकते किसी और को आपके रिटन परमिशन से, आपके सिग्नेचर से, जिसको आप लोग टेक्निकली बैंक की भाषा में बोलता है इंडोर्सिंग अ चेक। ये कर सकते जब हम लोग किसी को आपका चेक किसी और को इंडोर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ट्रांसफरेबल हो गया। नॉन नेगोशिएबल कब होता है? जब आपको पेमेंट किया अगर आप ही इसके हकदार है, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप चेक बनता है नॉन नेगोशिएबल। तो कहाँ चेक नेगोशिएबल है, कहाँ चेक नॉन नेगोशिएबल है, सब कुछ इस लेक्चर में आप लोग समझ पाएंगे। जो पहला कैटेगरी चेक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है बियरर चेक। कैन बी encashed by the person whose name is mentioned on the check leaf or anyone who presents the check. Generally identification is not required in a bearer's check, quite risky. जैसे आप लोग एक चेक अगर लेते हैं तो उस पर लिखेंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे और बेयर लिखा रहता है। ये अगर आप लोग क्रॉस नहीं करेंगे तो ये हो जाता है एक बेयर चेक। बेयर चेक मतलब क्या है? कोई भी अगर इस चेक को प्रेजेंट करेगा, मतलब रास्ते में गिरा हुआ है तो उसको उठाए कोई बैंक के लेकर प्रेजेंट करेगा तो हो जाता है बेयर चेक, मतलब बेयर हो गया। तो उसको बैंक पेमेंट कर सकता है, जैसे लिखा है उसको पेमेंट कर सकता है, पर बेयर को ही पेमेंट कर सकता है, मतलब कैश पे इसका पेमेंट हो सकता है। इसलिए बहुत रिस्की है, इसमें आइडेंटिफिकेशन एकदम ही रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए क्वाइट रिस्की है। बेयर चेक जनरली नहीं मिलता है, बहुत ट्रस्टेड लोग होगा अलग, नहीं तो बेयर चेक कोई इशू नहीं करता जनरली, क्योंकि बहुत रिस्की है, इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर चेक। और बेयर को अगर क्रॉस कर देंगे तो हो जाता है ऑर्डर चेक। अभी ऑर्डर चेक के कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। जैसे ही होता है कि पेबल टू एनी इंडिविजुअल मेंशन्ड और एनी एंटिटी, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो कि इंडिविजुअल हो, इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। और बेयरर को जैसे हम बोले हैं अगर स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो बन जाता है एक ऑर्डर चेक। और पे भी, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पे भी मतलब पेई जो है, पेई कौन है? जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं चेक, वो पेई है। पेई अगर चाहे तो इस चेक को कोई थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर सकते हैं, मतलब साइन करके उसको दे सकते, ट्रांसफर कर सकते चेक को, तो ये हो जाए नेगोशिएबल अकॉर्डिंग टू NI एक्ट 1881। नेक्स्ट इंडोर्स कैसे हो सकता है, इसके प्रोसेस हम लिखे हैं। साइन करने के लिए कोई ट्रांसफर ऑफ चेक पॉसिबल होगा, पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट ऐसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑल्सो इंसिस्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन बिफोर पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट, मतलब बेयरर में जैसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, ऑर्डर में, ऑर्डर चेक पे आइडेंटिफिकेशन होता है, तो किसी हद तक ऐसा ही है कॉम्पेयर टू बेयरर चेक, पर बेस्ट है मेरे हिसाब से अकाउंट बेस्ड चेक जो नॉन नेगोशिएबल है। नेक्स्ट आते हैं ओपन एंड क्रॉस चेक पे। यहाँ चेक जो है इसमें क्रॉसिंग नहीं होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें कैश पेमेंट होगा और इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र भी अलाउड है। ये बियरर चेक भी हो सकते हैं, ऑर्डर चेक भी हो सकते हैं। ओपन एंड क्रॉस चेक के बारे में हम बोल रहे हैं। ये नेगोशिएबल है, मतलब इंडोर्स कर सकते हैं, किसी और को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बाई इंडोर्सिंग इट, दैट मीन्स बाई साइनिंग इट। तो ये भी एक रिस्की हो गया जो ओपन एंड क्रॉस चेक है, ठीक है, ये भी बहुत ही रिस्की है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्रॉस चेक, एक्चुअली लास्ट वाले जो हम डिस्कस किए वो ओपन चेक में अंडर में आता है, क्यों क्रॉसिंग नहीं है, ओपन चेक है, ओपन चेक। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये कैटेगरी है क्रॉस 10 अकाउंट पे चेक्स। लास्ट वन जो डिस्कस ओपन चेक था, याद रखिए ओपन चेक जो बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है क्रॉस 10 अकाउंट पे चेक्स, मतलब क्रॉस के अंदर ही आता है क्रॉस 10 अकाउंट पे चेक। हेयर कैश पेमेंट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर होगा। जैसे आप लोग देख ली DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सब्सिडी होता है डायरेक्ट अकाउंट में जाता है किसी का भी, जैसे थर्ड पार्टी इन्फॉर्म नहीं होता, मिडिल मैन इन्फॉर्म नहीं होता है, वैसे ये भी है क्रॉस चेक। यहाँ कैश पेमेंट अलाउड एकदम ही नहीं होगा। पेमेंट विल बी स्ट्रिक्टली मेड टू द नेम टू द अकाउंट विच इज मेंशन्ड ऑन द स्पेशली प्रिंटेड पेपर, दैट इज आई मीन बाई चेक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक है जनरल क्रॉसिंग और एक है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में मनी जो है वो जो पेई मेंशन है उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा और पेई उसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब इंडोर्स कर सकता है बाय साइनिंग इट। ये जनरल क्रॉसिंग हो गया। अभी स्पेशल क्रॉसिंग में है। स्पेशल क्रॉसिंग में अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू द सेम बैंक मेंशन इन द क्रॉसिंग। मतलब क्रॉसिंग कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग ये 2 क्रॉसिंग देखें, मतलब क्रॉस चेक हो गया। इसके अंदर अगर मान लीजिए ICICI, HDFC कुछ मेंशन रहेगा तो हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, जो क्रॉस्ड बैंक है वो पेई को बिलोंग कर सकता है, मतलब ये जो ICICI लिखा है अंदर पे, मतलब उस बैंक का चेक हो सकता है, उस बैंक को पेई को बिलोंग कर सकता है और पेई उस चेक को इंडोर्स करके किसी और को सेंड कर सकता है। एनी बैंक ऑफ थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर सकता है। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग में वो जो डैश डैश लिखा है इसके अंदर बैंक मेंशन रहेगा तभी ये स्पेशल क्रॉसिंग है। मतलब जिसको हम दे रहे हैं, मतलब पेई का, उसके अकाउंट मान लीजिए ICICI बैंक में है तो इसके अंदर ICICI लिख दे, HDFC लिख दे, इसी सिम की तरह ऐसे हो सकता है। और
पेई का बैंक मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में है, तो अंदर अगर आईसीआईसीआई लिख देंगे मतलब ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। पेई जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में उसका अकाउंट है, उसका खाता है, ठीक है। और पेई जो है इस चेक को एंडोर्स कर सकता है और किसी और को भेज सकता है, बैंक ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया चेक। चेक इज नेगोशिएबल ओवर ईयर इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग ऑल्सो। अगर हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट पे क्रॉसिंग में देखते हैं, तो इसमें हेयर अमाउंट मेंशन इन द चेक विल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पे ओनली। सो हेयर चेक इज एन एग्जांपल नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो दो क्रॉस है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर एक क्रॉस रहेगा, इसके अंदर हम लिख देंगे अकाउंट पे। अगर ऐसा मेंशन है तो आप लोग समझ जाइए ये अकाउंट पे चेक है, इसमें सिर्फ पे के अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट किया जाएगा। कैश ट्रांसफ़र किसी भी प्रकार का यहाँ पे एब्सोल्यूट भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ चेक बन गया नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ इंडोर्सिंग स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ देख लेते हैं। जैसे हम आते हैं ब्लैंक चेक में, जैसे ही समझ सकते हैं ब्लैंक चेक, अब फिल्म में वगैरह देख सकते हैं कि लड़की के पिता लड़की को ब्लैंक चेक थमा दिए, बोले ब्लैंक चेक लेके जाओ, कुछ भी भर दो, ये अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा, नीचे सिर्फ साइन कर देते हैं यहाँ से करके। सॉरी, एक मिनट, यहाँ जहाँ सिग्नेचर लिखा रहता है चेक पे वहाँ साइन कर देता है लड़की के पिता, लड़के को दे देता है, तुम मेरी लड़कियों की ज़िंदगी से प्लीज़ बाहर निकल जाओ, इस चेक लेकर, ब्लैंक चेक लेकर, कुछ भी अमाउंट दे दो, मेरे पास बहुत पैसा है, दे देंगे। तो ये हम लोग देख सकते हैं एक ब्लैंक चेक है, पर ये बहुत रिस्की है। रियल वर्ल्ड में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि ब्लैंक चेक देता है, मैंने तो कभी नहीं देखा, बहुत ट्रस्टेड किसी को देखता है, पर अभी किसको ट्रस्ट करे। तो ब्लैंक चेक जल्दी नहीं दिया जाता है। चेक साइंड विदाउट मेंशनिंग अमाउंट, पे नेम एंड डेट ऑन चेक में और मेनर मेंशन, मतलब लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, मोस्ट ऑल बैंक से नहीं लिखते, साइन करके छोड़ देते हैं। कैन बी मेड अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक अगर कर देते हैं तो ब्लैंक चेक मतलब है नहीं होता, ब्लैंक मतलब ब्लैंक ही सिर्फ सिग्नेचर रहता है। वेरी रिस्की, जैसे हम पहले ही बोल रहे हैं, ट्रस्टेड पर्सन छोड़ किसी को भी ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए, मेरे मानो तो मत दो, क्योंकि जो भी खाता में जितना भी पैसा है सब उठा लेंगे। तो ब्लैंक चेक अगर दे भी दो, उसके पहले अकाउंट ट्रांसफर कर लो, फिर दो, फिर कुछ नहीं उठा पाएंगे। अभी लिमिट असाइन कर भी सकते हैं, मान लो किसी को ब्लैंक चेक दिया, बहुत नेसेसिटी है, पर लिमिट फिक्स कर दे 50,000 ऑन लैक, इससे ज़्यादा तुम उठा नहीं सकते, पर फिर भी ब्लैंक चेक देना कोई बहुत ही रिस्की है एक्चुअली। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक पहले समझ लीजिए, यहाँ जो लिखा पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, पर हम समझा देते हैं आप लोगों को क्या पोस्ट डेटेड चेक है। चेक में ऊपर में राइट हैंड कॉर्नर में ऐसे DD MM YY करके लिखा रहता है। मान लीजिए हम डेट लिख दे 27 सितंबर, ठीक है, उसके से 3 महीने तक चेक वैलिड रहेगा। पोस्ट डेटेड चेक की क्या खासियत है, इसमें हम डेट फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए डेट है 20 अगस्त का, आज का डेट हम दिए हैं चेक को, पर ये चेक जो इनकैश होगा वो मान लीजिए हम सेट कर दिए बैंक के साथ फिक्स करके 27 सितंबर, मतलब पे के पास अगर चेक रहेगा, वो अगर बैंक में जमा भी करेगा, फिर भी 27 सितंबर से पहले वो पैसे विदड्रॉ नहीं कर पाएगा। 20 अगस्त को चेक इशू हो गया है, पर 27 सितंबर से पहले वो पैसा विदड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये खासियत है पोस्ट डेटेड चेक की। इसमें क्या होता है, चेक आप दे दिए, ठीक है, पर आपके पास मतलब खाते में तो पैसे होना चाहिए ना, तब भी तो चेक का ऑनर ही रहेगा, नहीं तो चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। तो आप लोग टेक्निकल टर्म पता ही होगा। तो अभी पैसा नहीं है, पर 1 महीने बाद पैसे आएंगे, तब पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। जब चेक दे दिया आपको, पैसे तो आपको मिलेंगे, पर 1 महीने बाद मिलेंगे, तब बैंक में जाइए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं सेल्फ चेक। ये तो सबको पता है सेल्फ चेक, अगर आपके पास ATM नहीं है, पर ATM नहीं जाना चाहते वगैरह वगैरह, और ATM में 500 2000 के नोटिस ज़्यादातर मिलते हैं, आपको छुट्टे चाहिए, तब क्या करेंगे, एक सेल्फ चेक ले लेंगे, मतलब आपके अकाउंट से, खुद का सेविंग्स अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ करेंगे यूजिंग सेल्फ चेक। इसमें क्या है, करंट डेट ऑब्वियसली मेंशन होना चाहिए ऊपर के राइट हैंड कॉर्नर पे। इसमें क्या होता है, कैश अपने अकाउंट से आप विड्रॉ करेंगे, और बेयरर को स्ट्राइक अप नहीं कर सकते, क्रॉस भी नहीं कर सकते, और बेयर कर देंगे तो ये तो ऑर्डर चेक बन जाएगा, और अकाउंट पे चेक क्रॉसिंग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, आपको तो पैसे कैश में चाहिए ना। तो इसके लिए सेल्फ चेक होता है। सेल्फ चेक बहुत ईजी है, जो लोग ATM से विड्रॉ नहीं करना चाहते या छुट्टा लेना चाहते बैंक से डायरेक्टली, वो लोग सेल्फ चेक लेते हैं अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करने के लिए, और वो पर्टिकुलर उस दिन के लिए वैलिड रहता है सेल्फ चेक, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बैंकर्स चेक। अभी जो चेक मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है डे टू डे लाइफ में, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंकर्स चेक हो गया, चेक इशूड बाय अ बैंक आइदर ऑन इट्स ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब बैंक खुद के बिहाफ से बैंकर्स इशू कर सकती है,
या कस्टमर बिहाफ पे भी इशू कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये जो चेक है ये कभी फंड की वजह से बाउंस नहीं करेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इंडोर्स नहीं कर सकते इसको। बैंकर्स चेक की एक खासियत है, जिस सिटी में इशू करेंगे वही यूज़ होगा, बाकी जगह यूज़ नहीं होगा। और नॉर्मल एंटी डेटेड चेक की तरह, एंटी डेटेड चेक नॉर्मल चेक यूज़ करते हैं उसकी तरह ये भी 3 महीने तक ही वैलिड रहती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं बैंक्स भी, हाँ बैंक्स भी अब कहाँ कहाँ हम बैंकर्स से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैच्योरिटी अमाउंट, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स भी आप कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू पे फीस इंस्टीट्यूशन, कॉलेज स्कूल की फ़ीस, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइज मेंटेनेंस फीस, इस सब के लिए कस्टमर्स भी यहाँ पे बैंक इशू कर सकते हैं बैंकर्स चेक, जो कभी बाउंस नहीं होगा। बैंकर्स चेक कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट एनी कोलर सिक्योरिटी, मतलब ऐसी बैंक तो कस्टमर इशू नहीं करेगी, इसके लिए कोई कोलैटरल मतलब कि गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, तभी बैंक बैंकर चेक इशू करेगी, नहीं तो बैंक का क्या पैसा, मतलब बैंक का क्या फ़ायदा है। और इस सर्विस के लिए ऑब्वियसली बैंक को चार्ज भी लेता होगा कस्टमर से। नेक्स्ट जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कैंसिल चेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसिल चेक। और ये जो चीज़ है कैंसिल चेक, ये आप लोगों को डे टू डे टाइप में आप लोगों को यूज़ होता दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, तो ऑब्वियसली आपको तो सैलरी चाहिए, इसके लिए आपको सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सैलरी अकाउंट तो आप बना ही सकते, किसी भी सेविंग्स अकाउंट को सैलरी अकाउंट बना सकते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग क्या सबमिट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से अकाउंट में है, आप ऐसे बोल दिए मेरा अकाउंट है, ऐसे ऐसे कर नहीं चलेगा, कुछ प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि इस अकाउंट में मेरा खाता है, उसको मैं सैलरी अकाउंट बना सकता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जब जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप आपका बैंक का IFSC कोड, नेम, अकाउंट नंबर तो देंगे ही, पर प्रूफ के हिसाब से आप एक कैंसिल चेक दे सकते हैं जिसके ऊपर IFSC कोड, अकाउंट नंबर ये सब मेंशन रहेगा, पर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन पता रहेगा इस बंदे का इस अकाउंट में, इस बैंक में अकाउंट है, तो इसमें पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कैंसिल चेक इज ए प्रूफ ऑफ दैट, इस हिसाब से कैंसिल यूज़ हो सकता है। और भी जैसे अगर आप लोग कोई गलती किए, एरर किए, तब तो चेक को कैंसिल करना ही पड़ेगा, ऐसे ऊपर ऊपर लिख देंगे कैंसिल्ड, हो गया कैंसिल चेक। नेक्स्ट आते हैं स्टील चेक, ये तो आप लोग समझ सकते हैं, एक चेक को डेट इशू कर दिए, मान लीजिए आज का डेट के दे दिए, इसको ढक दिए, 4 महीने बाद इसको बैंक में लेके गए, बैंक वापस कर देगा, ऑनर नहीं करेगा चेक को, क्योंकि चेक पहले 6 मंथ वैलिड रहता था, अभी सिर्फ 3 महीने वैलिड रहता है। तो अगर आप लोग डेट ऑफ इशू से 4 महीने 5 महीने बाद चेक लेके जाएंगे तो बैंक उसको ऑनर नहीं करेगी, उसको आपके रिटर्न कर देगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि बैंक स्टेल चेक को ऑनर कभी नहीं कर सकती। कभी कभी स्पेशल केस में शायद अलाउ कर भी दे, वो बहुत स्पेशल केस, स्पेशल कस्टमर के लिए कर सकती है, कुछ मतलब इनएविटेबल सर्कमस्टेंस होगा, एक्सचेंजेस हो, तब शायद ऑनर कर सकते, नॉर्मली रूल के हिसाब से तो कभी अलाउ नहीं कर सकती। म्यूटिलेटेड चेक, ये तो मतलब आप लोग देखे ही होंगे, एक चेक फट गया, कट गया, सॉइल हो गया, धो दिए, मतलब कुछ भी डैमेज कर दिए, इसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक। इसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं हो सकता है। और कभी कभार ड्रॉयर, मतलब बैंक को तो ड्रॉयर बोलते हैं, तो ड्रॉयर कभी तो बैंक दे भी सकते हैं, अगर स्पेशल परमिशन ले ली जाए, स्पेशल कस्टमर के लिए स्पेशल कोई भी कुछ कर सकता है बैंक, दैट्स अलग चीज़ है, पर नॉर्मली बैंक इसको ऑनर नहीं करती है। नेक्स्ट लास्ट है मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हम डिस्कस करेंगे, गिफ्ट चेक और ट्रैवलर्स चेक। गिफ्ट चेक तो आप लोग शायद देखे होंगे, डेकोरेटिव चेक, बड़ा जैसे IPL में जैसे देख दिए 6 के लिए 1 लाख रुपए, इतना बड़ा चेक कट आउट, बहुत बड़ा टीवी का जैसा, तो वैसा चेक तो आप लेके बैंक में इनकैश नहीं कर सकते। एक्चुअल चेक जो है बाद में देते, हम लोग टीवी पे नहीं दिखाते, बड़ा चेक दिखाते। तो वैसे टाइप का चेक आप लोग गिफ्ट में भी दे सकते हैं, किसी को ऑकेशन में भी दे सकते हैं, उसको बोलते हैं गिफ्ट चेक। स्पेशल टाइप ऑफ चेक बोल सकते हैं, बनाते हैं एक्चुअली बैंक के एंड से, पैसे लेते हैं बैंक अलग इसके लिए, पर ऑब्वियसली इसका अलग चेक होता है, नॉर्मल चेक जो इनकैश किया जाता है बैंक पे, पर ये जस्ट दिखाने के लिए डेकोरेटिव चेक है, स्पेशल ऑकेशन के लिए देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट प्रॉब्ली ये है ट्रैवलर्स चेक। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट का चेक बनाते हैं, मतलब मान लीजिए 1 लाख का एक चेक बना लिया, तो इसके अंदर 1 लाख मैक्सिमम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लीव्स रहता है इस चेक के अंदर। मान लीजिए टोटल 1 लाख का 20 चेक बना दिए बैंक, कोई भी बैंक अपने बना दिए, आप फॉरेन जाना है, फॉरेन में यूज़ होगा। मान लीजिए आप 19 चेक तक आप लोग वहाँ यूज़ कर लिए, एक चेक रह गया, तो उसको क्या करेंगे, पैसे तो बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स आप बैंक को 1 लाख दी है, मान लीजिए आप लोग 80,000 खर्चा किए, 20,000 का एक चेक रह गया, तो वो आप घर आके, मतलब फॉरेन कंट्री से जब इंडिया लौटेंगे
तब वो चेक इनकैश करके पैसे अकाउंट में ले सकते हैं। ये सुविधा है ट्रैवलर्स। इसमें क्या सिक्योरिटी बहुत है, डायरेक्ट कैश लेकर आपको फॉरेन नहीं जाना है, चेक लेकर चले गए, वहाँ जितना मर्जी उठा लिए, बाकी जो अमाउंट है वो आके इंडिया में इनकैश कर ली। तो ये सिक्योरिटी रहता है एक ट्रैवलर्स चेक का। बाकी जो चीज़ है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये सिक्योरिटी देता है अगेंस्ट लॉस स्टोलन चेक वैसा। और ऑब्वियसली फ्री में तो कुछ होता नहीं, आप लोग पता ही है, मतलब फ्री बोल के जो लेता है उसका चार्ज भी ले लेता है। कोई भी कंपनी फ्री कुछ भी नहीं होता है इस वर्ल्ड में, सबके लिए चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ भी बैंक ऑब्वियसली इसके लिए चार्जेस लेती है, एकदम बोल बोल के लेती है, ठीक है। और जीएसटी वगैरह वो भी लगता होगा इसके। तो ये लेसन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में दिक्कत आई, बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैं विदिन 24 आवर्स कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए, आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए। और अगर मेरा लेसन आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, एक थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप लोगों को सब नोटिफिकेशन मिले।